जेठानी जी, कोई गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया क्या? मैं 7 वर्ष का था कि मेरी माँ गुजर गई थी। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब माँ सौतेली होती है तो बाप भी सौतेला हो जाता है। अब सौतेली माँ घर आ चुकी थी और मेरा घर में जीना मुश्किल हो चुका था। दादी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी, उनकी ज्यादा कुछ चलती नहीं थी। सौतेली माँ के अपने बच्चे हो चुके थे और अब मेरा एक सौतेला भाई और एक सौतेली बहन थे। वह दोनों मेरे पापा के प्यारे बच्चे बन चुके थे और मैं उनके बेटे की गिनती में कहीं भी नहीं आता था। बस मजबूरीवश मेरी जिम्मेदारी निभा रहे थे। दादी माँ समय के साथ स्वर्ग सिधार चुकी थी। मेरे 21 वर्ष के हो जाने के बाद पिताजी ने तुरंत ही मेरी शादी करवा दी और मेरी पत्नी के घर आते ही सौतेली सास ने मेरी पत्नी मनोरमा को बहुत सताया। साथ में रहना मुश्किल था। मनोरमा मुझे बहुत शिकायत करती थी सौतेली माँ की। मुझे भी पता था कि वह सच बोलती है, पर मैं क्या करता। मैं बस यही बोलता था, राम जी सब ठीक करेंगे, क्योंकि बचपन से मैं ऐसा ही बोलता आया था। मेरी दादी माँ भी ऐसा ही बोला करती थी। खैर, एक दिन मैं पिताजी से बोला, पिताजी बचपन से आज तक बहुत कुछ झेल चुका हूँ मैं। अब मेरी पत्नी मनोरमा भी कितना सहेगी। माँ हम लोगों को चैन से जीने नहीं देगी। हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए और हम अलग हो जाते हैं, फिर आप अपने बच्चों के साथ खुश रहिए। पिताजी ने बोला, ऐसे कैसे हिस्सा दे दूँ? अभी मेरे 2 बच्चे और हैं, उनका भी तो शादी ब्याह करना है। उसके बाद यह हिस्से बंटवारे की बात करना, तब तक तो साथ में ही रहना पड़ेगा। माँ ने भी उल्टी सीधी बातें हम दोनों को सुनाई। साफ पता चल रहा था कि हमें इस घर से कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि पिताजी वही करते जो माँ चाहती और माँ सीधा सीधा यही चाहती कि सब कुछ उनके बेटे को मिले। राम जी सब ठीक करेंगे कहकर कुछ दिनों तक बहुत परेशानियों से हम उस घर में रहे, लेकिन फिर बर्दाश्त के बाहर हो गया और हमने अलग रहने का फैसला कर लिया, राम जी के भरोसे। क्योंकि सौतेली माँ मेरी पत्नी को बहुत ज्यादा परेशान करती थी और अब वह गर्भवती भी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अपना छोटा मोटा काम करता था और धीरे धीरे मैंने अपनी एक साइकिल की दुकान खोल ली थी जो ठीक ठाक चल रही थी। मैं और मेरी पत्नी ने तय किया कि जब तक बंटवारा नहीं होता हम दोनों गांव के पुराने घर में रहेंगे, जो कि बिल्कुल लगभग खंडर हो चुका था और रहने लायक कहीं से भी नहीं बचा था। फिर भी अभी मेरा बजट नहीं था कि मैं कोई और इंतजाम कर पाता, क्योंकि साइकिल की दुकान वह भी गांव में सिर्फ इतनी ही चलती थी कि हमारा गुजर बसर हो जाए। घर बनाने के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकता था। सौतेली माँ को और क्या चाहिए था? वह तो चाहती ही थी कि हम बिना कुछ लिए अलग हो जाएं, ताकि सब कुछ उनके बच्चों का हो जाए। पिताजी ने भी हाँ कर दी। उन्होंने भी सोचा होगा एक बार मनोहर घर से निकल जाए, फिर कैसा बंटवारा। यही हुआ। मैं और मेरी पत्नी मनोरमा राम जी का नाम लेकर और उन पर विश्वास कर गांव के खंडर घर को थोड़ा बहुत मरम्मत करके उसमें रहने के लिए चले गए। धीरे धीरे काफी वक्त बीत गया। मेरे सौतेले भाई और बहन की भी शादी हो चुकी थी। मेरी एक बेटी थी, रागनी, बहुत ही प्यारी थी, मेरी जान थी। लेकिन मैंने अपनी आर्थिक स्थिति देखते हुए कभी कोई दूसरा औलाद नहीं की, क्योंकि मैं रागनी की अच्छी शिक्षा देकर एक ऊंचा ओहदा दिलाना चाहता था। उधर मेरे सौतेले भाई बहन की जिंदगी मजे की थी। मेरी सौतेली बहन को बहुत सारा दहेज देकर बड़े घर में मेरी सौतेली माँ ने ब्याह दिया था। वह आराम की जिंदगी जी रही थी और सौतेले भाई को सब कुछ मिल ही गया था। एक दो बार मैंने पिताजी से बंटवारे की बात कही तो उन्होंने मुझे डांट दिया और बोला, तुम अपनी मर्जी से इस घर को छोड़कर गए थे, तो अब कैसा बंटवारा? कोई बंटवारा नहीं होगा, वैसे भी हमारे पास है ही क्या। और जब मेरा ख्याल मेरा छोटा बेटा रख रहा है तो मेरा सब कुछ मैं उसी को दूंगा। वैसे भी तुमने वह गांव वाला घर तो रख ही लिया है, तुम उसे ही अपना हिस्सा समझो और तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे तो
पहले से ही पता था कि यही होने वाला है, पर मेरे पास लड़ने की शक्ति नहीं थी और ना ही मेरी पत्नी मनोरमा के पास। मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी शान से हमारी ओर देख रहे थे, क्योंकि उनके पास बैठे बैठे अच्छी खासी संपत्ति आ चुकी थी और उन्हें पता था कि उस संपत्ति का कभी कोई बंटवारा नहीं होने वाला। हमने सोचा कि चलो अब कुछ नहीं होने वाला, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, सब राम जी के हाथ में है और राम जी सब कुछ ठीक करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत मेरे सामने हो। मैं ऐसा ही बोलता था कि राम जी सब ठीक कर देंगे। खैर वक्त इसी तरह से गुजरता गया। माँ और पिताजी भी अब नहीं रहे थे और हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे थे। मेरी बेटी रागनी पढ़ने में बहुत होशियार थी और मैंने उससे वादा किया था कि वह जितनी शिक्षा लेना चाहती है, कुछ भी करके मैं उसे दिलाऊंगा, और उसने भी मुझसे वादा किया था कि वह मुझे बहुत बड़ी ऑफिसर बनाकर दिखाएगी। इसलिए वह हॉस्टल में रहकर शहर में पढ़ती थी और मैं कुछ भी करके उसकी पढ़ाई का पूरा बंदोबस्त करता था। इधर मेरे छोटे सौतेले भाई बहन के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। मेरी सौतेली बहन ने अपने बच्चों की शादी बहुत धूमधाम से की। मुझे भी बुलाया था। बहुत ही गर्व से अपनी संपन्नता हमें दिखा रही थी और मेरा छोटा सौतेला भाई और उसकी पत्नी वह भी बहुत खुश थे। उसके बाद मेरे सौतेले भाई ने भी अपने बेटे की शादी कर दी, जबकि उम्र में उसका बेटा मेरी बेटी रागनी से छोटा था। लेकिन उसे करना ही क्या था, इतना कुछ तो उसे बैठे बैठे मिल ही गया था। पढ़ाई लिखाई उसे कुछ करनी नहीं थी, बाप के पैसों पर ऐश करना था। उसके बाद छोटे भाई ने बोला, भैया तुम रागनी की शादी कब करोगे, कितना पढ़ाओगे बेटी को, शादी तो करनी पड़ेगी। तो उसकी पत्नी ने बोला था, अरे भैया शादी कैसे करेंगे, शादी करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। अब भैया की इतनी औकात तो नहीं कि जैसे हम अपनी बेटी को विदा करने वाले हैं वैसे वह अपनी बेटी को विदा करे। मुझे समझ में आ चुका था कि उसने अपनी बेटी की शादी भी तय कर ली है और मुझे और मनोरमा को ताना मारा जा रहा है। और सच में कुछ समय के बाद मेरे छोटे भाई की बेटी की शादी थी, जो कि रागनी से लगभग 5 वर्ष छोटी थी और अभी पढ़ ही रही थी। लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसकी शादी कर दी। शादी में हम दोनों और रागनी भी गए थे। बहुत ज़्यादा जेवर देकर अपनी बेटी को बहुत ही बड़े घर में विदा किया था मेरे छोटे भाई ने और उसकी पत्नी ने। दोबारा वही बोला था मेरी पत्नी मनोरमा और मेरी बेटी रागनी को। यह सब तो नसीबों की बात होती है। मेरी बेटी के नसीब ही इतने अच्छे हैं, देखो कितने बड़े घर में ब्याह कर जा रही है। लेकिन इतने बड़े घर में बहने के लिए इतना दहेज भी तो हमने दिया है, जो कि तुम्हारे पापा तो नहीं दे सकते। तो तुम्हारी शादी तो किसी साधारण घर में ही होगी या पता नहीं कहाँ होगी। मुझे तो नहीं लगता जेवरों की नाम पर तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ भी दे पाएंगे। पता नहीं तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है, क्या करोगी इतना पढ़ लिख कर, और पता नहीं क्या क्या। मेरी पत्नी और रागनी को सुना दिया। कुछ भी हो, एक माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। मनोरमा उस दिन घर आकर बहुत रोई थी और बोला था, सच में हम अपनी बेटी का ब्याह कैसे करेंगे। मेरे भी बहुत शौक है कि मेरी बेटी जेवरों से सज धज कर ससुराल विदा करूं। बहुत ही बड़े घर में उसकी शादी हो, पर हमारे पास इतनी धन संपत्ति कहाँ है, हम कैसे करेंगे यह सब कुछ। ऊपर से अब तो गांव और समाज वाले ताना भी मार रहे हैं कि बड़ी बहन के रहते छोटे बहन और भाई की शादी हो गई। रागनी ने बोला, देखना माँ, मैं इतनी अच्छी नौकरी
तुम्हें पाकर दिखाऊंगी। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। और मनोरमा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने मनोरमा से बोला, मनोरमा तुम परेशान मत हो, राम जी सब भला करेंगे, तुम बस उन पर विश्वास रखो। हमारी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से होगी और तुम्हारे सारे शौक पूरे होंगे। तुम्हारी बेटी राजकुमारी की तरह जेवरों से सज धज कर विदा होगी। मनोरमा ने बोला, कैसे होगा यह सब? क्यों फालतू के सपने दिखाते हो? और पता नहीं कब तुम्हारा राम जी हमारा भला करेंगे। पूरी जिंदगी तो बिता दी, अभी तक तो राम जी ने भला नहीं किया। मैंने मनोरमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था आज वह बहुत दुखी है। और सच ही तो था, मुझसे शादी करके क्या सुख मिला था उसे? कोई धन संपत्ति का सुख उसे दे नहीं पाया। औलाद के नाम पर सिर्फ एक बेटी थी, क्योंकि हमारा बजट नहीं था हम दूसरी औलाद पैदा कर सके। उस बेटी के ब्याह के लिए भी उसकी आंखें तरसती थीं कि पता नहीं उसके ब्याह के लिए पैसों का इंतजाम कैसे होगा। खैर रागिनी अपने हॉस्टल लौट चुकी थी और मैं भी अपने काम में लग गया था। 1-2 साल और ऐसे ही बीत गए। रागिनी ने एक दिन हमें खुशखबरी सुनाई कि वह एक आईएएस ऑफिसर बन गई है। सुनकर खुशी से हमारा ठिकाना नहीं रहा। अब रागिनी की उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। हम चाहते थे कि अब रागिनी नौकरी ज्वाइन करने से पहले शादी भी कर ले। रागिनी ने बोला, पापा अभी तो मैं ट्रेनिंग में जाऊंगी, उसके बाद शादी करूंगी। 1 साल की ट्रेनिंग है अभी। अब रागिनी ट्रेनिंग पर जा चुकी थी। मैं और मनोरमा बहुत खुश थे। हमने जो संघर्ष किया था, रागिनी ने आज आईएएस ऑफिसर बनकर हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी हैरान थे कि रागिनी इतनी बड़ी अफसर कैसे बन गई, पर फिर भी मनोरमा का दिल अभी भी वहीं फंसा था और वह माँ थी, उनका सोचना गलत नहीं था। वह कह रही थी 1 साल के बाद रागिनी की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। अब वह एक आईएएस ऑफिसर है तो उसका पति भी वैसा ही होना चाहिए। चलो एक बार को मान लो उसकी नौकरी देखकर कोई अच्छे घर के लड़के उससे शादी करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे शौक कैसे पूरा होंगे उससे विदा करने की? क्या है हमारे पास? क्या हम रागिनी की शादी के लिए उससे ही पैसे मांगेंगे? और 1 साल में उसे कितनी तनख्वाह मिल जाएगी कि उसकी शादी का सारा इंतजाम हो जाएगा? मैंने एक बार फिर मनोरमा से बोला, तुम चिंता मत करो, राम जी सब भला करेंगे। और मनोरमा मुँह बिचका कर चली गई और बोली, देखा है राम जी ने अब तक कितना भला किया है। मैंने बोल ला, विश्वास करो, देखो हमारी रागिनी एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी है राम जी की मेहरबानी से। तो मनोरमा ने बोला, हाँ वह तो है, लेकिन इसमें रागिनी की खुद की भी मेहनत है। अगर तुम्हारे राम जी सच में है ना, तो जैसा मैं रागिनी के लिए घर वर चाहती हूँ उसे वैसा घर वर दिला दे, और जैसा मैं राजकुमारी की तरह अपनी बेटी को जेवरों से सजाकर विदा करनी चाहती हूँ, उसी तरह शानो शौकत से मेरी बेटी की शादी करवा दे। तब मैं मान लूंगी कि तुम्हारे राम जी ने सच में मेरा भला कर दिया। मैंने फिर उससे यही बोला, तुम कुछ चिंता मत करो, राम जी सबका भला करेंगे। खैर मैं अपनी साइकिल की दुकान संभाल रहा था। दुकान ठीक ठाक चल रही थी, थोड़ी बहुत बचत भी हो जाती थी, पर इतनी नहीं कि बहुत ही शानो शौकत से रागिनी की शादी कर सकता था या उसके लिए बहुत जेवर और कपड़े बनवा सकता था। पर मैं क्या करता, मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था सिवाय मेरे राम जी के। रागिनी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और अब वह अपनी नौकरी पर जाने वाली थी, लेकिन हमने अभी तक रागिनी के लिए रागिनी के लायक
कोई लड़का नहीं देखा था। खैर इस समस्या का समाधान रागिनी ने ही कर दिया और बोला उसके साथ रोहन भी ट्रेनिंग में था, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है। दोनों को एक ही कैडर मिला है, इसलिए दोनों की पोस्टिंग भी एक ही राज्य में होगी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं, तो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। रोहन को रागिनी के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता है और रोहन के घर वाले इस शादी के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लेवल की आईएएस ऑफिसर बहू चाहिए, जो कि रागिनी है। यह बात सुनकर रागिनी के मम्मी पापा तो बहुत खुश हुए कि चलो राम जी ने एक और समस्या का समाधान तो किया, रागिनी को उसके बराबर का लड़का तो मिल गया। लेकिन अभी भी एक समस्या थी कि रागिनी की शादी का इंतजाम हम कैसे करेंगे। आखिर इकलौती बेटी है हमारी और उसकी भी तो कुछ ख्वाहिशें होंगी। रागिनी को हमारी मजबूरियां पता है। उसने बोला पापा परेशान मत होइए, मैं तो अच्छा खासा कमाती हूँ, आप लोगों की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाऊंगी और शादी के लिए क्या सोचना, हम कोर्ट में शादी कर लेंगे या फिर मैं और रोहन आधा आधा शेयर करके ठीक ठाक शादी कर लेंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन मनोरमा की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वह दौड़कर अपने कमरे में चली गई। रागिनी अपनी माँ के पास गई अपनी माँ को समझाने, लेकिन मुझे पता था मनोरमा का दर्द, एक ही तो ख्वाहिश आज तक जाहिर की थी, उसने अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह विदा करने की, जो कि मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। रागिनी की शादी की डेट फाइनल हो गई थी। लड़के वालों का कहना था कि वह सारा इंतज़ाम कर देंगे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया था नहीं नहीं, मैं सारा इंतज़ाम करूँगा। उन्हें थोड़ा शक हो रहा था कि मैं कैसे इतना अच्छा बंदोबस्त करूँगा, लेकिन मैं कह दिया था कि बहुत अच्छा बंदोबस्त होगा, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि मैं अपनी साइकिल की दुकान बेच दूंगा और उससे अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर दूंगा। इतनी रकम तो मिल ही जाएगी कि मैं मेरी बेटी की अच्छे से शादी कर दूं। लेकिन मनोरमा को तो पता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। रात में मनोरमा ने मुझसे कहना शुरू किया, कैसे करोगे तुम? वादा तो तुमने कर दिया है, क्या मैं नहीं जानती तुम्हारे पास क्या है? मैंने बोला राम जी सब भला करेंगे। मनोरमा ने बोला कब करेंगे तुम्हारे राम जी भला? 1 महीने में तुम्हारी बेटी की शादी है, क्या चमत्कार कर देंगे तुम्हारे राम जी 1 महीने में? मैंने बोला शादी धूमधाम से होगी। मनोरमा समझ चुकी थी। उसने बोला हाँ मुझे पता है, तुम अपनी दुकान बेच दोगे, फिर क्या खाएंगे हम? क्या बेटी दामाद के भरोसे रहेंगे? अच्छा लगेगा। आज मैं भी बिल्कुल टूट चुका था मनोरमा ने। मैंने कुछ नहीं बोला, क्यों मन बहुत बेचैन हो रहा था और मैं अपने उस पुराने घर में, जो कि हमारे पुरखों का था, जिसे हमने किसी तरह से मरम्मत करके रहने लायक बनाया था, उस घर में बने एक छोटे से मंदिर के पास जाकर अपनी कुलदेवी की मूर्ति के आगे आंसू बहाने लगा। इतने संघर्ष देखे थे जीवन में कि आज मैं टूट गया था। वही मेरा पूजा घर भी था। मैंने कुलदेवी और राम जी की मूर्ति को देखते हुए बोला कब भला करोगी राम जी? मेरा सारा जिंदगी तो बीत गई, एक ख्वाहिश जाहिर की मेरी बीबी ने, वह भी तो पूरी करवा दो। एक ही बेटी है मेरी, उसके सपने तो पूरे होने दो। कहकर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं दुखी होकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ साइकिल खोलने का प्लास गुस्से में दीवार पर मार दिया। मिट्टी की कच्ची दीवार थी, काफी वक्त से मरम्मत भी नहीं हुई थी। पूरा घर ही कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, जिसे हम थोड़ा बहुत बीच बीच में मरम्मत करके रहने लायक बनाते थे, नहीं तो वह घर कहीं से भी रहने लायक नहीं था। लेकिन जब मैंने अपना प्लास दीवार पर मारा तो कुछ अजीब सी आवाज आई, दीवार सी, जैसे किसी धातु से मेरा प्लास टकराया हो। मिट्टी की दीवार पर प्लास लगने से ऐसी आवाज नहीं आती। मुझे बहुत हैरानी हुई, यह कैसी आवाज थी?
मैं दीवार के पास जाकर उस जगह को हाथ से छूने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उस जगह पर दोबारा प्लास से ठोक कर देखा। सच में वहाँ पर किसी धातु की आवाज़ आ रही थी। तब तक मनोरमा भी वहाँ आ चुकी थी और उसने मुझसे बोला, क्या कर रहे हो? मैंने बोला, यह देखो, और मैंने प्लास की दीवार पर मारा। फिर ठंड की आवाज़ हुई। मनोरमा ने बोला, या मिट्टी का दीवार से ऐसी आवाज़ कैसे आ रही है? मैंने बोला, देखना पड़ेगा। खैर काफ़ी रात हो चुकी थी, हम लोग सोने चले गए थे। अगले दिन रागनी सुबह शहर चली गई थी। उसने बोला कि उसे अपने ऑफिस से कुछ काम है जो निपटाना है, इसीलिए वह अब शादी के एक हफ्ता पहले ही आ पाएगी। अब मैं और मनोरमा घर में अकेले थे। मैंने और मनोरमा ने उस दीवार को कुरेदना शुरू किया। दीवार कुरेदने पर हमने महसूस किया कि वहाँ कोई पीतल का घड़ा दबा हुआ है। हमने कोशिश करके थोड़ी थोड़ी दीवार कुरेदी कर उस घड़े को बाहर निकाला। हम हैरान थे, वह पूरा घड़ा सोने के गहनों से भरा था और नीचे कुछ अशर्फियाँ पड़ी हुई थी। हमें बहुत हैरानी हुई, लेकिन फिर हमने समझ में आया कि हमारे पूर्वज चोरों की से बचने के लिए दीवारों में इस तरह से अपने गहने और पैसे दबा कर रखते थे, और क्योंकि यह घर हमारे पूर्वजों का ही था तो यह गहने भी हमारे पूर्वजों के ही होंगे। आज मुझे राम जी की कृपा दिख रही थी। मेरी बेटी की शादी की ठीक पहले इतनी बड़ी कृपा कर दी थी उन्होंने। मुझे और मेरी पत्नी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना ढेर सारा सोना और सोने के गहने हमें हमारे पूजा घर में मिले, उस घर से जहां हम पिछले 25 से 26 सालों से रह रहे हैं, जो पूरी तरह से जर्जर है। मनोरमा बिल्कुल बेचैन हो गई थी यह सब कुछ देखकर। मैंने बोला, देखो, तुम मेरे राम जी को बोलती थी ना कि वह कब हमारा भला करेंगे। देखो, राम जी ने तुम्हारी हमारी बेटी पूरी ख्वाहिश कर दी। अब हम सर से लेकर पांव तक जेवर पहना कर विदा करेंगे, मनोरमा ने कहा था। फिर मैंने बोला, पिताजी ने मेरे साथ बेईमानी की, मुझे कोई हिस्सा बंटवारा नहीं दिया, बस एक यह जर्जर का घर दे दिया। लेकिन राम जी की कृपा से इस जर्जर घर से ही मुझे इतना कुछ मिल गया कि जितना कुछ मेरे भाई को सब कुछ लेकर भी नहीं मिला होगा। मनोरमा ने बोला, हाँ, तुम सही कहते हो। पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि क्या पता ऐसे और भी घड़े हों, और मैंने पूरे घर में दोबारा से ठोक ठोक कर देखा और मुझे रसोई घर में भी एक जगह वैसे ही आवाज़ सुनाई पड़ी, और वहाँ की खुदाई करने पर भी हमें एक चांदी का घड़ा मिला जिसमें चांदी के जेवर भरे हुए थे। अब तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक ही दिन में इतना सोना और चांदी हमें मिल चुका था, क्योंकि ईश्वर ने उसे हमारे लिए ही छोड़ा था, नहीं तो इस घर में तो कोई झांकने भी नहीं आता था। मैं और मेरी पत्नी अपनी कुलदेवी और राम जी के आगे हाथ जोड़ने लगी। अगले दिन मैं और मेरी पत्नी शहर में सुनार की दुकान पर गए और उनसे बोला, यह हमारे पुश्तैनी जेवर है, हमारी बेटी की शादी है और यह पुराने डिजाइन के जेवर है। इस जेवर को बदलकर हमें लेटेस्ट डिजाइन के जेवर चाहिए और बहुत अच्छे भारी जेवर चाहिए। दुल्हन के सर से लेकर पांव तक जेवर होने चाहिए। हम काफ़ी जेवर अपने साथ ले गए थे जो कि काफ़ी भारी भी थे। सुनार ने बोला, बन जाएंगे, और यह बहुत पुराने ज़माने का सोना है और बहुत ही शुद्ध सोना है। हमने बोला, हाँ, हमारे खानदानी जेवर हैं, हमें 15 दिनों के अंदर सारे जेवर नए चाहिए। हमारे पास वक्त नहीं है, हमने बेटी की शादी के लिए इन्हें संभाल कर रखा था। सुनार ने बोला, ठीक है, 15 दिन में आपके सारे जेवर बनाकर दे दूंगा। और मैंने कुछ अशर्फियाँ भी सुनार को दी और बोला, इसके बदले मुझे पैसे चाहिए। सुनार ने बोला, यार, अशर्फियाँ तो काफ़ी पुराने ज़माने की लग रही है। मैंने बोला, हाँ, हमारे खानदानी जेवर हैं, हमने संभाल कर अपनी बेटी के शादी के लिए रखा था और अब उसकी शादी का वक्त आ चुका है, इसीलिए इसके बदले हमें पैसे चाहिए। सुनार ने उन अशर्फियों को देखा और इतना शुद्ध सोना देखकर उसने हमें अच्छे खासे पैसे उसके बदले में दिए, जिसे हमने शादी का इंतजाम करने की सोच ली। रागनी अब घर आ चुकी थी और अपनी शादी की इतनी अच्छी तैयारी और अपने लिए इतने अच्छे जेवर देखकर वह हैरान थी। मैंने बोला, सब राम जी की कृपा है, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम बस अपनी शादी और आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। शादी के दिन रागनी बिल्कुल परियों की तरह लग रही थी। सिर से लेकर पांव तक जेवरों से सजाया था
उस मनोरमा ने आज तक मनोरमा को मैंने कोई जेवर नहीं दे पाया था, इसलिए उसके लिए भी पूरे जेवर बनवाए थे मैंने। और बहुत ही महंगी साड़ी मनोरमा के लिए भी ली थी। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था शादी का। मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी और उसके बच्चे यह सब कुछ देखकर हैरान थे। मेरी सौतेली बहन भी मानो पागल हो रही थी यह सारा कुछ इंतज़ाम देखकर। और जब उन्हें यह पता चला कि रागिनी की शादी भी एक आईएएस ऑफिसर से हो रही है, तब तो उसका सारा घमंड जाता रहा। वरमाला के वक्त जब रागिनी बाहर आई तो रागिनी को देखकर सब हैरान रह गए। उसका इतना महंगा लहंगा और उसके इतने महंगे जेवर, जिसका चौथाई भी उन लोगों ने अपनी बेटियों को नहीं दिया था। और फिर मनोरमा के जेवर देखकर तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ मैंने कैसे किया। और मेरे छोटे भाई की पत्नी ने मनोरमा को ताना मारा, क्यों दीदी, कोई गड़ा खजाना हाथ लग गया क्या? तो मनोरमा ने हंसते हुए बोला, हाँ बहन, ऐसा ही समझ लो। राम जी ने सब भला कर दिया। राम जी के घर में देर है अंधेर नहीं। और रागिनी को लेकर स्टेज की तरफ बढ़ गई। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।